नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम कोचिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए एलटी जीआईसी के प्लेटफॉर्म जीएस सेगमेंट में इतिहास को हम आगे ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आइए ठीक है। भारतीय इतिहास आपके सिलेबस में इतिहास भारतीय इतिहास है, ठीक है, जिसमें एक है भारतीय इतिहास, राजनैतिक और कल्चरल इंडिया और उधर स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। उसके तहत 3 सेगमेंट आप देखेंगे। प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत। दूसरा सेगमेंट आप देखेंगे मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा सेगमेंट देखेंगे आप आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, ठीक, आधुनिक भारत। आप ये देखेंगे प्राचीन भारत, जहां प्राचीन भारत को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये 2 सभ्यताओं के बीच में, ध्यान रखिएगा, 2 सभ्यताओं के बीच में वह कौन सी बातें हैं जो एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता, यहां तक कि वर्तमान अभी तक की सभ्यताओं तक निरंतर गतिमान है, वह प्रवृत्ति या वह मूल्य जो है निरंतर गतिमान है, इन चीजों को देखना है। दूसरा, प्राचीन भारत में हमें यह पढ़ना है कि आप ये देखना है कि इस सभ्यता का, मान लीजिए ये आपके समक्ष है, कोई सिविलाइजेशन है या सभ्यता है, इसकी कौन सी बातें हैं जो बी सभ्यता में समाप्त हो गई थी, ठीक है, या खत्म हो गई थी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मेहरौली का लौह स्तंभ जंग विहीन है, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगा है, लगभग 1700-1800 साल से अभी तक इस तरह से पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी सभ्यता क्या कर रही है, अभी कोई भी लोहे से बना जो बिल्डिंग है या लोहे से बने पुल वगैरह जो भी हैं, उन सभी में लोहे की पटरियां हैं, उन सभी में जंग लगने की वजह से 100-150 साल ज्यादा से ज्यादा चल पाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, जैसे मिस्र की ममी है, 5000 साल से लाशें सुरक्षित हैं, और अभी आज के दौर में हम लोग जो है लाशों को 8-10 दिन से ज्यादा जो है नहीं रोक पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं किसी सभ्यता की, अगर ये दूसरे सभ्यता में नहीं है, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरे ध्यान रखना है कि वह कौन सी बातें हैं, जैसे हड़प्पा काल के जो है हम पढ़ते हैं कि धार्मिक व्यवस्था जो हड़प्पा सभ्यता की है वह यहां भी दिखाई दी। इवन हम लोग आज भी जो है शिवलिंग की पूजा, ठीक है, पशुपति शिव की पूजा और बृहद स्नानागार या स्नान करके तालाब वगैरह या किन्हीं जलाशय से स्नान करके पूजा पाठ करने की पद्धतियां आज भी हैं। प्रकृति पूजा इस तरह से, ठीक है, बहुदेववाद, इस तरह के बहुत सारे मूल्य हैं, ठीक है। और आपने वहां पे देखा था मातृ देवी की पूजा, तो इधर देवियों की भी पूजा आप देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, जो आज भी वर्तमान सभ्यता में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको रिलेशन को, 2 चीजों को हम लोगों को देखना किसमें, प्राचीन भारत में, ठीक है। आइए मध्यकालीन या मेडुअल इंडिया में हम देख लेते हैं। मेडुअल इंडिया बेसिकली सामंतवाद के आलोक में देखना है कि पूरी तरीके से मेडुअल इंडिया जो है, ये आप देखते हैं कि सातवाहन वंश में एक शासक होता है शतकर्णी प्रथम, शतकर्णी प्रथम, ठीक है, और इसी की पत्नी है नागनिका, नागनिका, ठीक है। और इसी का एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, ठीक है। और इसी अभिलेख में आप देखेंगे कि सबसे पहले भूमिदान के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है, भूमिदान के साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में पाए गए, और यहीं से सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है, ये अभिलेखी साक्ष्य है। आगे आप देखेंगे गुप्त काल में कोई शासक जो है श्री गुप्त और घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण करते दिखेंगे। तो वो स्थितियां इस तरह से रहेंगी कि मान लीजिए ये किंग है और इसने पहला भूमि का एक टुकड़ा किसी सामंत को दिया, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि गुप्त काल में शुरुआत के जो शासक है महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम क्या कहेगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और भी आगे जाएंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा तो सामंत बढ़ते जाते हैं और किंग को चुनौती मिलती जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गुप्त काल की उपाधियां देखते हैं। कोई महाराज से काम चला रहा है, उससे भी काम नहीं बना तो महाराजाधिराज, और उससे भी काम नहीं बना तो कह रहा कि मैं देवगुप्त हूं, परम भागवत हूं और विक्रमादित्य हूं, मतलब देवता के समान अपने आप को कह रहा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है टकराहट बढ़ रही है, सामंतवाद चरम पे जा रहा है और केंद्रीय सत्ता जो है डिक्लाइन होने के करीब आ रही। ठीक है, तो गुप्त काल में आप देखेंगे गुप्त काल का पतन होता है, सामंतवाद चरम पे होता है, और उसी सामंतवाद के आलोक में पूरा मिडवल इंडिया या मध्यकालीन भारत जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है आपके जीएस सेगमेंट में, तो जीएस सेगमेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सामंती वातावरण में जो शासक कुछ प्रगतिशील काम करता हुआ दिखाई देगा, जैसे पुस्तक विभाग की स्थापना या अनुवादित पुस्तकें, या कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना किसने किया, या सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया, तो ऐसे बहुत सारे तथ्य इस तरह से दिखाई देंगे जिसके आधार पे एक विकसित सभ्यता का निर्माण हो सके। तो इन सामंती आलोक में जिन शासकों द्वारा प्रगतिशील मूल्यों या प्रगतिशील तत्वों के सापेक्ष जो है कोई विभाग या कोई काम करता दिखाई दिया जाएगा, तो वहां पे वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। अगला जो सेगमेंट आपका है आधुनिक भारत, इसमें अधिकतर जो है सवाल हैं स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाते हैं 1857 के बाद। ठीक है, 1857 के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले ही आप ये समझ लें कि आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया क्या 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही शुरू हो गया। ठीक है, डिक्लाइन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया यहां से शुरू हो जाता है सिलेबस। क्या सच में मॉडर्न इंडिया इसको रख दिया जाए इसका नाम, या यहीं से माना जाए? तो आप देखेंगे 1707 से लेके 1857 तक का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, 1857 की क्रांति होगी जिसमें भारतीय नेतृत्व पराजित होगा अंग्रेजों से। ठीक है, और जब पराजय के बोध के बाद जब एनालिसिस करते हैं वो, उसके बाद उन्हें दिखाई देता है कि अंग्रेज व्यक्ति नहीं है, एक बड़ी संस्था है अंग्रेज, और इस संस्था का अध्ययन के लिए जो विदेशों में प्रबोधन पुनर्जागरण हुआ है, ठीक है, औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए, और फिर आप देखेंगे कि नई आपके यहाँ सामाजिक सुधार आंदोलन चलेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती द्वारा जो है, और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, बहुत सारे सुधार आंदोलन चलेंगे जिसमें सामाजिक जन चेतना जागृत होगी। और इसके बाद आप देखते हैं कि नई नई संस्थाएं गठित होंगी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, और बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद आगे चल के 1885 में कांग्रेस जैसी संस्था गठित होगी। ठीक है, और आप देखेंगे इसी दौर में नई पत्र पत्रिकाओं का चलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और भारतीय बुद्धिजीवी विदेशों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख के और उनके खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है, अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। और 85 के बाद आप देखते हैं 1915 तक आते आते गांधी जैसा कांग्रेस को नेतृत्व मिल जाएगा, जिनके आलोक में, ठीक है, 1947 तक जाते जाते जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। तो हम आधुनिक भारत मूलतः कहां से देखें, तो 1857 के बाद आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जो भारतीय स्ट्रक्चर था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इसमें बड़ा बदलाव आप देखेंगे 1857 के बाद से, जहां सामाजिक सुधार आंदोलन, पत्र पत्रिकाएं, नवीन संस्थाएं, ठीक है, और कांग्रेस का जन्म, और उसके साथ गांधी के नेतृत्व द्वारा जो है, ठीक है, देश को आजाद करने वाली भूमिका। तो हम लोग वहां पे देखेंगे, वहां से आपके परीक्षा के सेगमेंट में ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास या हिस्ट्री, ठीक है, किसे कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए।
ठीक है। बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन को ही हम इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, अगर 60 तरीके से एक परिभाषा देखा जाए तो बीती हुई घटनाओं का जो है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास कहा जाए। क्रमबद्धता क्यों जरूरी है, थोड़ा सा आप ये चीज जान लीजिए कि क्रमबद्धता इसलिए भैया क्रमबद्धता इसलिए, मान लीजिए बाबर अटैक कर रहा है भारत पे 1526 में, ठीक है, 1526 पानीपत में। अब आपका सवाल हो जाएगा सर पानीपत में 1526 में ही क्यों, ठीक है, उसके पहले क्यों नहीं, या 1526 में ही क्यों विजेता बन पाया। ठीक है, तो आप जब ये डेट आप पढ़ते हैं 1526 में पानीपत, 1527 में, ठीक है, खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये उत्तर भारत का पूरा एरिया जो है इसके कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा। और वास्तविकता ये था कि 1502 में, ठीक है, ये खुद सैबानी खां से पराजित हो गया था। ठीक है, सर ये पूल के युद्ध में। और इसी युद्ध में अपनी बहन खानजादा बेगम की, ठीक है, इसकी बहन खानजादा बेगम की जबरदस्ती जो है सैबानी खां शादी कर लेता है। तो ये अपमानित बाबर आता है भारत में और 1526 में यहां पानीपत की लड़ाई जीत के मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो अगर इसे हम सीक्वेंस में चीजों को पढ़ें तो सीक्वेंस ये बताता है कि 26 में पानीपत आया, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा, मतलब बिहार के आसपास पहुंच गया। तो ये पूरा क्षेत्र इसके कब्जे में आ चुका था। मतलब उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है बिहार तक, ये इसके कब्जे में प्रॉपर आ चुका है। ठीक है, तो किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो उस क्रमबद्धता में यह दिखाई देता है कि 1526 में पानीपत हुआ तो क्या 1526 में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं किस तरह से थी कि 26 में पानीपत उसे जीतने में सपोर्ट कर गई। ठीक है, तो ये आसपास की भी सामाजिक स्थितियों का बोध कराता है। ठीक है, तो जब हम क्रमबद्ध तरीके से किसी घटनाओं का एनालिसिस करते हैं तो उस घटनाओं से और भी बहुत सारी चीजें जानकारी प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी घटना का क्रमबद्ध हम लोगों को अध्ययन करना है। दूसरे, वो जो बीते हुए घटनाओं में व्यवस्थित अध्ययन करना, इसी व्यवस्थित में एक छुपा हुआ है व्यवस्था। ठीक है, क्या छुपा हुआ है? व्यवस्था। मतलब उन्हीं घटनाओं का बीते हुए काल में अध्ययन करना है जिसमें क्या है, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? राजनैतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनैतिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था है ना, व्यवस्था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं राजनैतिक व्यवस्था के तहत क्या देखेंगे आप। तो आप ये देख लीजिए कि किसी भी कालखंड में कोई भी, जैसे सभ्यता, मान लीजिए ये सभ्यता है, ठीक है, कोई भी सभ्यता उद्भूत हुई, जैसे साइंस में आप कहते हैं कि साइंस के नजरिए से देखा जाए तो पृथ्वी जो है ये क्या कहते हैं, अगर ज्योग्राफी के नजरिए से भी देखा जाए तो सौर मंडल का, सूर्य का एक भाग है टूट के, ठीक है, और अग्नि के गोले के रूप में थी, पहले गर्म थी, फिर गैसीय प्रक्रम हुआ, इस पे तमाम बारिश वगैरह इस तरह से हुआ, और बारिश के बाद अमीबा, पैरामीशियम होते हुए, ठीक है, मानव तक सफर हुआ, और मानव की जो भी गतिविधियां हैं वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
तो आप ये देख रहे हैं कि मानव ने जो बीती हुई घटनाओं में जो व्यवस्थाओं को जन्म दिया, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। तो जैसे कोई भी कालखंड रहा होगा किसी भी सभ्यता का, या तो उसका नेतृत्व करता रहा होगा, या तो वहां किंग रहा होगा या राजा रहा होगा, या तो चुन के कोई जो है नेतृत्व करता गया होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई राजा रहा होगा, किंग रहा हो, ठीक है। उस किंग के कुछ सलाहकर्ता भी रहे होंगे, कुछ उसके मित्र रहे होंगे। जैसे अभी भी मोदी साहब हैं तो उनकी कोर कैबिनेट हैं, जो भी देश की समस्या होती है उनसे वो शेयर करते हैं, और उस तरह से उनकी अपनी कैबिनेट है जो उस पर एक्शन लेती है, ठीक है। तो इस राजा के भी मित्र रहे होंगे और वही मित्र कोर कैबिनेट बने होंगे, ठीक है, कोर कैबिनेट बने होंगे। और यही कैबिनेट विशेष विभाग बना होगा, एक एक विभाग, और उन विभागों का अध्ययन जैसे कि आप पढ़ते हैं राजस्व विभाग, न्याय विभाग, ठीक है, सैन्य विभाग, ऐसे विभागों का अध्ययन आपको यहाँ पे करना राजनीतिक व्यवस्था में। फिर उस विभागों के प्रमुख को अध्ययन करना जो उसके अध्यक्ष होंगे, और केंद्रीय स्तर पे कौन सा है और प्रांतीय स्तर पे, जैसे राजस्व के प्रधान को वकील कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, लेकिन आप स्थानीय स्तर पे देखेंगे तो खूत, मुकद्दम, चौधरी, पटेल, ठीक है, इस तरह से आमिल बहुत सारे इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है, कि जो राजस्व से संबंधित तमाम हर सेगमेंट में, हर सभ्यता में अलग अलग नामों से आप देखेंगे। अभी देखिए क्या है, लेखपाल, इस समय लेखपाल इस तरह से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारियों में किन सभ्यताओं में क्या बदलाव है, ये राजनीतिक व्यवस्था के तहत हम लोग देखेंगे, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था के तहत क्रमबद्ध तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहले मनुष्य, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मनुष्य है, ठीक है, उसने क्या किया था, सबसे पहले जो मनुष्य ने देखिए क्या चीज खोज किया था, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन की खोज की थी, ठीक है, पशुपालन के महत्व को समझा था। और कहां से समझा था, पढ़े होंगे, बागौर खूब पूछा जाता है, राजस्थान में है, और यहां पे है आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पे है, एमपी में है आदमगढ़, और राजस्थान में है बागौर, ठीक है। यहां से क्या पाया था, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, एमपी। और तो आप ये देखिए कि मानव पशुपालन से परिचित हो रहा मध्य पाषाण काल में। क्यों ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, क्यों परीक्षाओं में पूछा जाता है ये, क्योंकि कोई भी नगर है, अगर नगर को देखा जाए कि मान लीजिए किसी नगर की स्थापना या नगरीय सभ्यता का अध्ययन करना है, तो इसमें प्राथमिक सेक्टर क्या है, प्राथमिक सेक्टर का अध्ययन करेंगे तो कृषि होगा, और प्लस क्या होगा इसमें, पशुपालन, ये प्राथमिक सेक्टर हो गया। द्वितीयक सेक्टर में आप क्या पढ़ते हैं, तो द्वितीयक सेक्टर में पढ़ते हैं उद्योग, ठीक है, उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार। और तृतीयक सेक्टर में क्या पढ़ते हैं, तृतीयक सेक्टर में सेवा सेक्टर पढ़ते हैं। और इन तीनों सेक्टर को मिला के ही नगर का निर्माण होता है। तो हम ये देखेंगे इनके माध्यम से कि जिस सभ्यता में ऐसे प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो वो अपने आप पता चल जाएंगी कि ग्रामीण सभ्यता के तहत है या नगरीय सभ्यता के तहत है। अगर नगरीय होगा तो वहां उद्योग व्यापार भी होगा, सेवा सेक्टर भी होगा, और कृषि पशुपालन तो बेसिक है। तो मानव प्रथम सेक्टर की खोज कहां से कर रहा, सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर रहा। वहीं नव पाषाण काल के बुर्जहोम से पहला पालतू पशु मिलेगा कुत्ता, ठीक है। तो ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप ये देखिए सबसे पहले क्या वो खोज रहा है, पशुपालन, ठीक है, कब, मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आप देखते हैं अगले सेगमेंट में जब इतिहास आगे बढ़ेगा, नव पाषाण काल या नियोलिथिक, ठीक है, एज की तरफ आप बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि यहीं पे एक है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होंगे, पाए जाएंगे मेहरगढ़। और यहां संत कबीर नगर के आसपास अभी एक सेगमेंट मिला है लहुरादेव, लहुरादेव, जहां से प्राचीनतम लगभग 9000 से लेकर
8000 BC के जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लहुरादेव। तो अभी तक जो माना जाता था मेहरगढ़ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, क्योंकि 7000 BC के थे ये, और यहां से लगभग 3 चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ और कपास, ठीक है, ये 3 चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। कहां से? मेहरगढ़, बलूचिस्तान वाले सेक्टर में है। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन की खोज, और इसके बाद आप देख रहे हैं नवपाषाण काल में मानव ने, ठीक है, कृषि की खोज कर ली, ठीक है। और नवपाषाण काल के बाद जब हड़प्पा सभ्यता में पहुंचता है तो वहां पे आप देखेंगे यहीं पे है लोथल है, और लोथल से गोदीवाड़ा या डाक यार्ड, ठीक है, डाक यार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य हैं, मतलब बाह्य व्यापार के साक्ष्य हैं। यहीं से मनके बनाने के कारखाना, ठीक है, आटा पीसने की चक्की, और चांदूदड़ों से भी जो है मनके बनाने के साक्ष्य हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे लोथल को उद्योग नगर ही कहा जाता है, और ये पुष्टि करता है द्वितीयक सेक्टर की। तो आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता रहेगी, और वहां से उद्योग, व्यापार और वाणिज्य देखा जाएगा, ठीक है। तो उद्योग हम लोग देख लेंगे, व्यापार और वाणिज्य। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जब उद्योग और व्यापार और वाणिज्य शुरू हो गया, ठीक है, धौलावीरा से आप देखेंगे कि स्टेडियम के साक्ष्य हैं, तारामंडल हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, पूछा भी गया है आपके यहाँ, ठीक है। तो ये तृतीयक सेक्टर का भी सेवा सेक्टर का बोध कराएगा, और इन सब सेक्टर का प्राप्त होना किसी सभ्यता में, तो जाहिर सी बात है किसी सेवा का एक मूल्य होना चाहिए, एक मापन होना चाहिए। तो आप यहीं पढ़ेंगे लोथल से हाथी के दांत के पैमाने मिले हैं, हाथी के दांत के पैमाने मिले हैं, ठीक है, पैमाना है, स्केल मिला है, और जिसपे 1 से लेके 16 के गुणज तक अंक अंकित हैं। उनके जो मानक थे 1 से 16 तक के गुणज के स्तर पे, ठीक है, उस पे अंक लिखे हुए थे, ठीक है, किसके थे? हाथी के दांत के पैमाना। और यहाँ पे क्या यूज होती थी? मुहरे यूज होती थी, ठीक है, मुहरे। तो आप देखिए अभी यहाँ पे हम लोग मुहर पढ़ सकते हैं, मापन में स्केल देख सकते हैं, ठीक है। आगे चल के सिक्कों का शुरुआत होगा, कब? जब महाजनपद काल आएगा, 6 सेंचुरी BC में सिक्के शुरू हो जाएंगे। तो जहां ये सभी दशाएं प्राप्त होंगी उसी को मान लिया जाएगा कि ये नगरीकृत सभ्यता के तहत है, और जहां इसमें केवल प्राथमिक सेक्टर ही दिखेगा वो ग्रामीण सभ्यता की तहत मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों को देखेंगे। आगे सामाजिक सेक्टर में देखा जाए तो आप ये देखिए कि सामाजिक सेक्टर में केवल 2 इवेंट आप दिखाई देंगे। अगर नगरीकृत सभ्यता है तो वहां तो वर्गीय विभाजन आपको दिखाई देगा, ठीक है। वर्ग के तौर पे जैसे आप देखते हैं, अगर बॉम्बे में चले जाएं फिल्म इंडस्ट्री में, या क्रिकेट खेल वगैरह में चले जाएं, तो सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी पत्नी किस जाति की हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग एलीट क्लास के, एक क्लास के लोग हैं। अमिताभ बच्चन के परिवार में किन जातियों के लोग हैं आपको नहीं पता, लेकिन ए क्लास के लोग हैं। तो वहां पे वर्गीय विभाजन होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इस तरह से। तो उनकी व्यवस्थाएं इस तरह से होती हैं, तो वहां पे वर्गीय विभाजन होता है। और वहीं गांव की तरफ जाएंगे तो वहां जातिगत व्यवस्थाएं होंगी। तो आप इन टर्मोलॉजी से समझ जाएंगे, ठीक है, वर्गीय या जातिगत व्यवस्थाएं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ग्रामीण समाज का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, या ठीक है शहरी समाज या नगरीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं। और जिस समाज में भी इंटर करेंगे तो वहां पहली दशा ये होगी कि वहां की स्त्रियां किस तरह से शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, ये चीज देखना है। जैसे कहा गया ऋग्वेद में, यत्र नारिस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता वास करते हैं। कहने का सेंस ये है, जिन घरों में, ठीक है, महिलाओं को, ठीक है, शिक्षा या आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाता, वह घर जाहिर सी बात है वैचारिक रूप से ही सही, लेकिन बहुत आगे या विकसित सोच वाला घर मिलेगा या समाज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, दासों की स्थिति देखेंगे। दास भी सामाजिक स्टेटस आपको दिखाते हैं कि आपके यहाँ कितने नौकर हैं या कितने वर्कर हैं आपके संस्थान में, ये सब बताता है कि आप कितने बड़े, ठीक है, संस्था के मालिक हैं। तो ये सामाजिक स्टेटस आपको दिखाएगा। इसी में हम पढ़ेंगे खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये भी स्टेटस का हिस्सा होगा। ये सामाजिक सेक्टर के तहत देखा जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था अगर किसी समाज में आप जाते हैं, उनका अपना दर्शन होगा, ठीक है, उनका अपना धर्म होगा,
और उस धर्म के अकॉर्डिंग उनका दर्शन होगा, वो चाहे बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ठीक है, हिंदुज्म हो, इस्लाम लिए हो, ठीक है, या ईसाई हो, तो उनका अपना दर्शन की पुस्तकें होंगी और उस तरह के विचार धारण किए होंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा, ठीक है, किस जैन पुस्तक में है, तो भगवती सूत्र आप बताएंगे, या किस बौद्ध पुस्तक में है तो अंगुत्तर निकाय बताएंगे, बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहां पे दिखाई देंगी। और सांस्कृतिक सेक्टर में एक सेगमेंट और ऐड होता है जो कलाएं हैं, और कला क्या, जिससे स्थापत्य कला, चित्रकला, ठीक है, साहित्य कला, ये सब चीजें जो है, ठीक है, संगीत कला, तो ये सब चीजें सांस्कृतिक इवेंट के तहत आता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे इवेंट को क्रमबद्ध तरीके से बीती हुई घटनाओं में अगर अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा इतिहास, ठीक है, वह इतिहास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि पहला जो हमने चर्चा किया एंसेंट इंडिया के बारे में, कि दो सभ्यताओं के बीच में यही चीज देखना है कि इन व्यवस्थाओं में कौन सी व्यवस्था अभी तक निरंतर चली आ रही है और किन व्यवस्थाओं को अगले जो है सभ्यता तक जाते जाते जो है वो ब्रेक हो जा रही, रुक जा रही। तो इन दो चीजों पे ध्यान रखिएगा, परीक्षा के ही से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो चलिए एक ब्रीफिंग हो गई है इतिहास के बारे में, हम लोग चलते हैं पहले क्लास के तरफ। आइए पाषाण काल, जो पहला चैप्टर है पाषाण काल, स्टोन एज, ठीक है, ये भैया 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल भी 3 भागों में बटा हुआ है। निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, ये पाषाण काल है, एंसेंट इंडिया 3 तरीके से आप पढ़ते हैं, या प्राचीन भारत 3 तरीके से। पहला है प्राक इतिहास, ध्यान रखिए, पहला किस तरह पढ़ेंगे, प्राक इतिहास, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे आदि इतिहास, आदि इतिहास, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल या इतिहास, ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री इसे कहा जाता है। प्री हिस्ट्री किसे कहा जाएगा, ऐसा इतिहास कालखंड का ऐसा हीरा जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास पढ़ा लिखा समझा जाए, ऐसे कालखंड को प्राक इतिहास काल कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका पाषाण काल, ठीक है, ये केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ा जाएगा, यहां साहित्यिक साक्ष्य नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा आप देखिए आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो भैया आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये यहां पे साहित्यिक प्लस पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है,
साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके। मतलब ये भी काल जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ही पढ़ा लिखा समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य की उपलब्धता प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साहित्यिक साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं, ऐसे कालखंड को क्या कहा जाता है? उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल के तहत आता है। ठीक है, और इतिहास या ऐतिहासिक काल के तहत जो आप सेगमेंट देखेंगे, ये महाजनपद काल से आप देखेंगे, आगे व्यवस्थित रूप में मौर्य काल को देखेंगे। ठीक है, तो वहां से जहां पे साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों के आधार पे इतिहास पढ़ा लिखा और समझा जाता हो, ऐसे कालखंड को, ठीक है, ऐतिहासिक काल के तहत रखते हैं। तो आज जो हम लोगों का सेगमेंट है ये प्राक इतिहास काल या, ठीक है, प्री हिस्ट्री के तहत है। ठीक है, प्राक इतिहास काल के तहत, जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्यों का ही अध्ययन करना। ठीक है, तो यहां देखिए, अभी हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में देख लेंगे। मध्य पाषाण काल है, यहां पे जो इसका औजार है उसे वो है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ प्रकार का उपकरण इनके पास है, इसी को कहा जाता है सूक्ष्म प्रकार के उपकरण। ठीक है, सूक्ष्म प्रकार के उपकरण। ठीक है, ये है मध्य पाषाण काल के। ठीक है, नव पाषाण काल के जो उपकरण थे उसे नियोलिथ कहा जाता है। नियोलिथ, ठीक है, जो सेल्ट प्रकार के पत्थरों से बनता था, सेल्ट प्रकार के पत्थरों से बनता था। ठीक है, तो ये औजारों के आधार पे इस कालखंड की विशेषता, इन्हीं के आधार पे यहाँ की क्या संस्कृतियां विकास की हम लोग आगे देखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल जो था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझ लें कि निम्न पुरा पाषाण काल लगभग ये 20 लाख वर्ष की सभ्यता है। ठीक है, ये जो 20 लाख वर्ष का इतिहास है, और वहां पे हम देख रहे हैं लगभग अभी लेटेस्ट में यहाँ पे डेट को लेके काफी ठीक है, इतिहासकारों में मतभेद है। अभी नए डेट 13-14 इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम डेट पे नहीं जाते हैं, बल्कि इनके जो लिथि मिले हैं उनके आधार पे जो सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ डेवलप हुई हैं उन पे ध्यान रखते हैं। परीक्षक वहीं से क्वेश्चन आपसे उठाता है। तो हम पुरानी एनसीईआरटी के आधार पे अगर बात करें तो वहां 20 लाख वर्ष के से लेकर 19 लाख वर्ष तक जो है जो आदि मानव का विकास है या मानव का विकास था। तो मानव के विकास के तहत अगर हम आपसे चर्चा करें तो सबसे पहला मानव रामापिथेकस जो है वो घुटनों के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, घास के मैदानों में खड़ा हो रहा है। जो पहला व्यवस्थित मानव दिख रहा है, सीधा खड़ा होने वाला ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आपके सामने आएगा। ठीक है, इसके बाद मानव की बढ़ती श्रृंखला में आप देखेंगे, ठीक है, निंडरथल, क्रो-मैग्नान, ठीक है, और निंडरथल, क्रो-मैग्नान, और फिर आगे चल के होमोसेपियंस जैसा बुद्धिमान या प्रज्ञ मानव आपके सामने आएगा, जो हम लोगों का आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक के विकास यात्रा में लगभग 19 लाख 20 लाख वर्ष का एकदम सफर है। और इन दौर में उन्हें जो जेन्युइन आवश्यकता थी रोटी कपड़ा मकान की, उसे किस तरह से, किस विधि द्वारा जो है ये पूर्ति करते थे, और उससे क्या व्यवस्थाएं डेवलप हुई इनके आसपास, इन्हीं चीज का अध्ययन हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल जो है, ठीक है, इस काल में जो मनुष्य थे लगभग 19 लाख वर्ष जो है, यहाँ पे ये कोर प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते थे। कोर प्रकार के उपकरण मतलब कोई भी इस तरह से पत्थर उठा लिए, ठीक है, और उस पत्थर में एक छोटा सा कोर इस तरह से है और उन्होंने मार दिया, और उनके पास जो है वो संसाधन या भोज्य सामग्री वह चीजें प्राप्त हो गई। क्योंकि जनसंख्या इनकी कम थी, जनसंख्या कम होने की वजह से और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होने की वजह से इन्हें बहुत कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इनकी व्यवस्थाएं चल रही थी। और ऐसा कहां तक दिखाई दिया? लगभग 19 लाख वर्ष। लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल तक आते आते इनको अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ा। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे इनके जो उपकरण हैं वो फलक प्रकार के उपकरण दिखाई देंगे।
ठीक है। फलक प्रकार के मतलब बचपन में आप भी देखे होंगे जो बड़े भारी टाइप के जो पत्थर होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं फेंके जाते हैं, लेकिन जो पतले से चिपटे से पत्थर इस तरह से लेके लोग दूर तक मारते थे। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, फलक तरीके से मतलब पतला सा चिप्पर टाइप का, जिसे दूर तक मार के जो है शिकार को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो यहाँ लगभग आप देखेंगे 1 लाख से 40 हजार का काल ये माना जाता है, और यहाँ पे लगभग 50-60 हजार तक ही सफर हो पाया, क्योंकि जनसंख्या आदिमानव या मानव की जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन दिनों दिन घट रहे हैं। अब इनको टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका उच्च पूरा पाषाण काल है, और यह काल बहुत बड़ा जो है परिवर्तन का काल होगा। क्यों? क्योंकि ये लगभग 40,000 बीसी से लेकर ये 10,000 बीसी तक जो है कि टाइमिंग का काल है। ठीक है, और इसी समय यहां का मानव ब्लेड प्रकार का जो है उपकरण, ठीक है, औजार इस्तेमाल करता था, और इसी युग में लगभग 30,000 बीसी के आसपास होमो सेपियंस नामक बुद्धिमान मानव आपके समक्ष आ गया। ठीक है, कौन? होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव आ रहा किस काल में? ध्यान रखिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल में। तो ये ध्यान रखिएगा, होमो सैपियंस जैसा बुद्धिमान मानव आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और ये क्या करेगा? इतिहास की दिशा दशा बदल देगा। ठीक है, यहीं से इतिहास व्यवस्थित तरीके से आपको दिखाई देने पड़ेंगे। ठीक है, देने लगेंगे, और यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग देख लें। ठीक है, पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 3 भागों में बटा है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, और उच्च पुरा पाषाण काल। यहाँ पे कोर प्रकार का उपकरण मनुष्य इस्तेमाल करता था, यहाँ पे फलक और यहाँ पे ब्लेड। लेकिन ब्लेड प्रकार के उपकरण के दौरान ही लगभग 30,000 बीसी के आसपास होमो सैपियंस जैसा बुद्धिमान मानव आ गया, और यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां बदल जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए भैया, पूरा पाषाण काल आपको पढ़ने के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये देखिए। देखिए, पहली बात तो पाषाण काल पढ़ने के लिए एक और भी तरीका आप समझ लें। ये देखिए, सिंधु नदी है, यहां पे जो घाटी होगी वो है सोहन घाटी, सोहन घाटी। ठीक है, और ये है गंगा नदी, यहां पे जो घाटी मिलेगी उसे कहा जाता है बेलन घाटी। यहां पे जो नदी है ये नर्मदा नदी है, और यहां पे जो घाटी मिलेगी उसे कहा जाएगा नर्मदा घाटी। यहां पे जो नदी है कावेरी है, और यहां पे जो घाटी मिलेगी उसे कहा जाएगा कोटलियार नदी घाटी। कोटलियार नदी घाटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 4 घाटियों में पूरे पाषाण काल का उत्खनन हुआ है, और यहीं से जो है तथ्य आपके पूछे जाते हैं, यहीं से प्राप्त हुआ है। और यहीं से जिन बच्चे द्वारा ये अगर चारों घाटी दिख पा रही है, तो आप ये देखेंगे विंध्य से लेके हिमालय के बीच में बेलन घाटी, इवन यूपी वाला सेक्टर जो है, यूपी बिहार वाला ये वाला एरिया, और नर्मदा घाटी एमपी में है, जो यहाँ से मिलेगा वो एमपी राज्य में होगा, ये यूपी में होगा। ठीक है, और ये तमिलनाडु साइड में आपको दिख रहा है कावेरी। ठीक है, इसी को मद्रासी संस्कृत भी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो मिलेगा, अभी क्या मिलेगा हम लोग देखेंगे। और ये सोहन घाटी है, सिंधु नदी के किनारे जो है, सिंधु नदी के आसपास जो मिला है उसे सोहन घाटी कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, सोहन घाटी से क्या मिला है, तो यहां से चापर मिले हैं, चॉपिंग प्रकार के उपकरण मिले हैं, और पेबुल प्रकार के पेबुल। ठीक है, चॉपर क्या होता भैया? चॉपर आप देखे होंगे इस तरह से एक बड़ा सा इस तरह से बना हुआ औजार है। ठीक है, इसे कहा जाता है चॉपर, जो दक्षिण के फिल्मों में खलनायक लेके टहलता है, बड़ा सा चॉपर। चॉपिंग आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे सुलेमान की तलवार लेके घूमते रहते हैं, मेला वगैरह में खरीदते हैं। ठीक है, जिनमें 2 तरफ धार होता है, इस तरह से आप देखे होंगे 2 तरफ धार, ऐसे जो औजार को चॉपिंग प्रकार के औजार कहा जाता है। ठीक है,
और पेबुल प्रकार का जो औजार है ये छोटा सा पत्थर है जो घिस के बहुत कठोर सा पत्थर छोटा सा बन जाता है, जिसे ये औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये चॉपर चॉपिंग पेबुल कहाँ मिला है? सोहन घाटी में। आपसे पूछेगा, जिला पूछ सकता है, देश पूछ सकता है, किस देश में है, किस नदी के किनारे है, सिंधु की सहायक नदियां कौन हैं, वहां पे किस प्रकार के उपकरण पाए जाते थे। तो आप देखिए चॉपर चॉपिंग पेबुल टाइप का। आइए नर्मदा, इधर आप देख लीजिए, यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इसी घाटी में यहीं से तमिलनाडु के एक स्थल है अत्रिपक्कम, ठीक है, अत्रिपक्कम जिला है, इसी का स्थल है पल्लोरम। अत्रिपक्कम जिले के पल्लोरम नामक स्थल से, ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। फूट ने, ठीक है, कब? 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1863 ईस्वी में। किस प्रकार के उपकरण को? हैंड एक्स प्रकार के उपकरण, हैंड एक्स प्रकार के उपकरण। ये कैसा उपकरण होता है? जो हाथ से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है, हैंड एक्स प्रकार के उपकरण जो हाथ से पकड़ के इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। कब? 1863 में। तो आपसे पलट के क्वेश्चन पूछ लेगा, हैंड एक्स प्रकार के उपकरण किस संस्कृति की देन है? इसी को कहा जाता है मद्रासी संस्कृति। संस्कृति या किस घाटी में मिला? तो कोटलियार नदी घाटी। किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के। किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा मानव द्वारा या भारतीय, ठीक है, पुरातत्वविद द्वारा, ठीक है। पहला उपकरण कहां से उठाया गया? दक्षिण भारत दिख रहा है। कब उठाया गया? 63 में। किसने उठाया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किस प्रकार का उपकरण था? हैंडएक्स प्रकार का। दूसरा आपसे पूछ लेगा, भारत में हैंडएक्स प्रकार के जो उपकरण किस नदी घाटी में पाए गए? बेलन, नर्मदा, कावेरी या सोहन। तो आप देख पा रहे हैं कोटलियार नदी घाटी में है, ठीक है, मद्रासी संस्कृति के तहत आता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां से मिला। नर्मदा घाटी में आप देखेंगे तो यहां पे एक स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका, यहां से तीनों काल के प्राचीनतम चित्र मिले हैं। तीनों काल के कब से? इसकी टाइमिंग है 15,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी। आपको डेट नहीं याद करना है तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक समझिए। उच्च पुरापाषाण काल में जब होमो सैपियंस आएगा तो चित्रकारी वगैरह जैसी घटनाएं तभी संभव हो पा रही हैं। तो आप देखिएगा ये उच्च पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के चित्र इसमें मिलेंगे। तो आप मोटा मोटा समझें, तीनों काल के चित्र, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के तीनों काल के चित्र इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, चित्र मिलते हैं। और ये किस प्रकार के चित्र हैं? ये रेखी चित्र हैं भैया। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऐसे बने हुए चित्र हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने हुए चित्र हैं, ठीक है, जिसे व्यक्ति द्वारा इस तरह से पकड़ा गया, ऐसे ऐसे लिखा हुआ। कारण क्या है कि किसी भी गुफा में जब आदिमानव बड़े शिकार के लिए निकलते रहे होंगे तो महिलाएं बैठी रही होंगी गुफाओं में, और बैठे बैठे करें क्या? तो पत्थरों से उस दीवालों पे इस तरह के आरेख, जो जानवर जिस तरह से वो देखते रहे होंगे, ऐसे आरेख बने हुए हैं भीमबेटका में। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? एमपी में, रायसेन जिला में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी नर्मदा घाटी में एक स्थल है, ठीक है, आप पढ़ेंगे, इसी नर्मदा घाटी में एक स्थल है, वो है हथनौरा। हथनौरा, यहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। मानव खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। कहने का सेंस ये है, ये मानव का इतिहास है, तो मानव का स्कल्प या खोपड़ी जो है कहां से मिल रही है? हथनौरा। हथनौरा कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा, एमपी में, नर्मदा घाटी में मिल रहा है, ठीक है। तो ये पुरापाषाण काल का, ठीक है,
पूरा पाषाण काल की जो गतिविधियां हैं, क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं, भीमबेटका से तीनों काल के चित्र के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए, आरेखी चित्र, हथनौरा से मानव खोपड़ी, और बेलन घाटी में एक तथ्य आपसे पूछा जाएगा, मिर्जापुर, यहां से तीनों काल के ठीक है, तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तीनों काल के औजार जो कहां से मिले हैं, बेलन नदी घाटी में। तो नर्मदा घाटी से क्या है, भीमबेटका, ठीक है, से तीनों काल के चित्र मिले हैं, और हथनौरा से मानव खोपड़ी, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने अतरी पक्कम पल्लोरम से, ठीक है, ये पहला उपकरण उठाया था 1863 में, ठीक है, हैंडेक्स प्रकार का, और सोहन घाटी से चापर, चापिंग और पेबुल प्रकार के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।